हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बुक कोड 502 की यूनिट 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है जिसके अंदर हमने लर्निंग क्या है, लर्निंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किन किन वेज में लर्निंग होती है, इसके साथ कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम नेचुरल या फिर इनफॉर्मल वे में लर्निंग को करा सकते हैं, इन सब टॉपिक्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पढ़ेंगे, कंडीशनिंग, प्याजे, वाइगॉत्स्की की थ्योरीज, इन सब थ्योरीज को देखेंगे। और जो लास्ट वीडियो के एक दो टॉपिक बच गए थे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पार्टिसिपेटिंग और डूइंग तक कर लिया था, इस वीडियो में हम लर्निंग थ्रू डिस्कवरी और इंक्वायरी से शुरू करेंगे। इससे पहले आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप कंपेयर करिए कि आपको खुद से पढ़ के ज़्यादा समझ आ रहा है या वीडियोस से ज़्यादा समझ आ रहा है। आई एम डैम एंड श्योर आपको वीडियोस से ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके दो सेंसेस इन्वॉल्व हैं, प्लस आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। आगे आपकी चॉइस है। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड इंक्वायरी। जो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है वो पूरी तरह से इंक्वायरी, पूछताछ पर बेस्ड है। और किसने इसको ओरिजिनेट किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है डीटी स्पेसिफिक एग्जाम में। जेरोम ब्रूनर ने इसको ओरिजिनेट किया 1960s में, और उन्होंने आर्ग्यू किया प्रैक्टिस इन डिस्कवरी फॉर वन सेल्फ टीच वन टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स दैट इन्फॉर्मेशन मोर रेडिली वियाबल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि अगर हम खुद से डिस्कवरी करके सीखते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको यूज़ कर पाते हैं अगर हमने खुद से उसको सीखा है। जो डिस्कवरी लर्निंग है वो बच्चे की एक्सपीरियंस और प्रायर नॉलेज को ड्रॉ करती है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन के अंदर। ये एक ऐसा मेथड है जिससे बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, मैनिपुलेट करता है, एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करता है। द मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। इस मेथड के कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर मुझे डिस्कवरी के थ्रू कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो मुझे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। प्लस हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके कंक्लूजन तक आने के लिए उस प्रोसेस में हमें लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करना होगा। हम नोन टू अननोन जाएंगे, जो चीज़ें हमें पता है, ज्ञात हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे। फिर पर्पसफुल एक्सपीरियंस लेंगे, जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसका कुछ पर्पस होगा, कोई उद्देश्य होगा, और हम उसके अल्टरनेटिव्स को भी खोजेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम इस मेथड से सॉल्व नहीं हो रही तो हम उसके अल्टरनेट ढूंढेंगे और क्या हो सकता है उसकी डिस्कवरी करेंगे। Learning through inquiry involves the teachers posing the problem and giving assistance, but making it possible for pupils to achieve discovery कलेक्टिवली फॉर देमसेल्व्स। टीचर क्या करता है, प्रॉब्लम को पोज करता है, टीचर बच्चों को असिस्टेंस देता है, हेल्प करता है, बट जो डिस्कवरीज़ हैं वो कलेक्टिवली बच्चों के द्वारा, उनके द्वारा ही होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि हम एक इंक्वायरी सिचुएशन बच्चों को दी, बच्चे उस सिचुएशन के अंदर साइंटिस्ट बने हुए हैं, साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। हम उनको एक गार्डन, स्कूल गार्डन में लेकर गए और उन्हें क्या करना है, फ्लावर्स का साइज़, उनकी क्वालिटी, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, मतलब यहाँ पर हम लोकल हॉर्टिकल्चरिस्ट को भी बुला सकते हैं जो साइंटिफिक वे में चीज़ों को समझा पाए। और बच्चा क्या करेगा, फर्टिलाइज़र कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्या किस तरह से फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया गया है। तो इन सब चीज़ों की बच्चों को नॉलेज होगी, बच्चे इन सब चीज़ों की डिस्कवरी करेंगे। नेक्स्ट है, in this example of discovery learning was great effort. Discovery learning can also be individualistic. discovery learning ज़रूरी नहीं है collectively हो, वो individualistic भी हो सकती है। How can you encourage discovery learning? हम कैसे discovery learning को encourage करेंगे? तो you should not tell your student about what they ought to know. हमें ये नहीं बताना कि हम इससे क्या सीखने वाले हैं, आप क्या जानने वाले हो, बल्कि हमें एक प्रॉब्लम को पोज करना है बच्चे के सामने और एनकरेज करना है कि खुद से वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, खुद से वो उसके मेथड्स खोजे किस तरह से उसको सॉल्व करना है।
ठीक है, हमें बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी देनी है जिसमें बच्चा खुद से चीज़ों को सीखे. योर मेन गोल ऑफ टीचिंग फॉर इंक्वायरी इज टू एंगेज स्टूडेंट इन दोज एक्टिविटीज़ विच प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, क्लासिफाइंग. और इन सब का जो रिजल्ट है वो नॉलेज है. जो इंक्वायरी है उसका मेन गोल होना चाहिए कि बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जिनसे बच्चे के अंदर डिफ़ाइन करने के, क्वेश्चन करने के, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के, क्लासीफाई करने के, जनरलाइज करने के, वेरीफाई करने को और अप्लाई करने के जो प्रोसेस हैं वो प्रमोट हो सके. इन सभी प्रोसेस का डिफ़ाइन, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग एक रिजल्ट है, एक आउटकम है, वो है नॉलेज. इन सभी प्रोसेस से बच्चे के अंदर नॉलेज डेवलप होगी. योर लेसन शुड डेवलप from the responses of the student and not from a previously determined so called logical structure. कि जो मेरा लेसन प्लान है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए, प्रीवियसली डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए. उसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले से मेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कुछ इस तरह का होना चाहिए जो बच्चा आउटकम निकाल के लाने वाला है वो सब मेरे लेसन प्लान में इंक्लूड होना चाहिए. बट वही आए, मतलब वही एक स्ट्रक्चर आए जो मैंने अपने लेसन प्लान में दिया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, और हमें हमेशा तैयार होना चाहिए कि जो बच्चा है वो मल्टीपल रिस्पॉन्स दे. बच्चा क्या करे, मल्टीपल रिस्पॉन्स करे. हम एक रीज़न के लिए काम ना करें बट हम मैनी रीजंस के लिए काम करें. हमें कॉज के लिए सर्च ना करें बल्कि कॉजेज़ के लिए डिस्कवरी करें. और ये जो क्वेश्चनिंग है या ये जो मेथड है, इससे दो तरह की थिंकिंग डेवलप होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट होता है जिसका एक फिक्स करेक्ट आंसर होता है जिस प्रॉब्लम का, जिस क्वेश्चन का, और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जिसके मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं. हमें क्लास में स्टूडेंट इंटरेक्शन को प्रमोट करना है मोर देन स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन. यू शुड मीजर द सक्सेस ऑफ योर लेसन इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस इन इंक्वायरी बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड लाइक द फ्रिक्वेंसी विद दे आस्क क्वेश्चंस. मतलब जो मेरे सक्सेस है कि मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, मैंने एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई, बच्चे के अंदर वो आया नहीं आया तो मैं कैसे मीज़र करूँगी. तो मेरा जो मीज़रमेंट है वो बच्चे के बिहेवियर से होना चाहिए कि क्या बच्चे के अंदर इंक्वायरी बिहेवियर आया, क्या बच्चा क्वेश्चंस को पूछ रहा है फ्रिक्वेंटली. तो इस तरीके से मुझे अपना लेसन मीज़र करना है. नेक्स्ट है, हमें कभी भी लेसन को समराइज़ नहीं करना. हमें कभी भी लेसन को इस तरह से, मतलब जो बच्चे ने फाइंड किया, ठीक है, उस हाँ भाई यही आंसर है, ऐसे नहीं, बल्कि हमें कहना है, क्या कहना है, वी हैव अराइव्ड एट दिस पोजिशन विच हैज़ फर्दर पॉसिबल एक्सटेंशंस विच यू मे सर्च फॉर इन नेक्स्ट क्लास. मतलब हमें उसकी थिंकिंग को एक ही जगह पर फिक्स नहीं करना, बल्कि हमें उनसे ये कहना है कि ये हम अभी इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, लेकिन आगे की जो क्लासेस हैं हो सकता है आप इस सिचुएशन को और ज़्यादा एक्सटेंशन करो, इसको और ज़्यादा विस्तारपूर्वक पढ़ो और इसके कुछ पॉसिबल रिजल्ट्स या कुछ और पॉसिबल फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलें. हमें बच्चों के माइंड में इस डिस्कवरी को, या मतलब उनका माइंड ही डिस्कवरी माइंड, इंक्वायरी माइंड बनाना है. ये हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग. Miss Geeta, the mathematics teacher, taught the concept of a triangle in the elementary class. She asked the student about different types of triangle. Students were not able to answer this question and this became a problem for them. गीता है, एक मैथमेटिक्स की टीचर हैं, वो बच्चों को ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हैं. उन्होंने बच्चों से पूछा ट्रायंगल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूछा, लेकिन बच्चे इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं. तो ये बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम बन गई. अब टीचर ने इसके लिए एक होम असाइनमेंट दे दिया बच्चों को. दे थॉट ओवर द प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम के ऊपर वो सोचे, एंड ड्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कि वो डिफरेंट, और मतलब इस प्रॉब्लम के क्या क्या डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल हो सकते हैं इसके बारे में सोचें, और वो डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स को ड्रॉ करें और उनके साइड्स और एंगल्स के बारे में कंसिडरेशंस को ड्रॉ करें. और दे फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस एज फॉलोज. अब बच्चों ने ये सारी हाइपोथेसिस को मतलब निकाल कर बच्चे लाए नेक्स्ट डे कि साइड्स अनइक्वल हैं, 2 साइड्स आर इक्वल हैं, 3 साइड्स इक्वल हैं, कोई 90 डिग्री का है, कोई इससे ज़्यादा, इस तरह से. तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है
वो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होती है। बच्चा प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द प्रॉब्लम शुड बी पुट फॉरवर्ड इन क्लियर वर्ड्स, शुड बी अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस द स्टूडेंट्स। जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर वर्ड्स में हमें बच्चे के सामने रख देना है, ताकि बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको अच्छे से समझ पाए। We can say that problem solving involves the following features। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो इन सारे फीचर्स को इंक्लूड करता है, इन्वॉल्व करता है। जैसे प्रॉब्लम के अंदर एक गोल होना चाहिए जिस पर हमें पहुंचना है, एक डिफ़िकल्टी भी होनी चाहिए। अगर सब कुछ मतलब प्रॉब्लम इतनी ईजी होगी कि उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, बच्चा ऐसे ही सॉल्व कर दे रहा है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। चैलेंज होना चाहिए बच्चों के सामने कि बच्चा प्लान तरीके से पर्पसफुल अटैक के थ्रू उस प्रॉब्लम को, उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर पाए। रीचिंग द गोल और अराइविंग एट सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड, और बच्चा एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन पर पहुंच पाए। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहले बच्चा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और डिफाइन करे, ठीक। उसके बाद एनालाइज करें कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम रिलेशनशिप्स देखेंगे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रही हैं। उसके बाद हम अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, हर हाइपोथेसिस को चेक करेंगे, फिर वेरीफाई कर देंगे और रिजल्ट दे देंगे। अब जैसे ये प्रॉब्लम है कि बच्चा, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल बच्चों को सिखानी है। बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ गई कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, उन्हें नहीं पता। अब उन्होंने ट्रायंगल के लिए अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको वो लेकर आए, उसको कनेक्ट किया, उसके अंदर रिलेशनशिप उन्होंने स्टेट करी। जैसे हर ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है, हर ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं। फिर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया कि कुछ ऐसे हैं जिनकी साइड सारी इक्वल है, कुछ ऐसे हैं जिनकी साइड सारी अनइक्वल है, कुछ ऐसे जिसकी 2 साइड्स इक्वल है। फिर ऐसे ही उन्होंने एंगल्स के बेसिस पर हाइपोथेसिस बनाए। अब उन सारी हाइपोथेसिस को वो टेस्ट करें, किस किसकी इक्वल है, किस किसकी इक्वल नहीं है, किसके ट्रायंगल इक्वल है, और उसको वेरीफाई करके वो रिजल्ट दे देंगे कि जिसकी सारी इक्वल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी सारी अनइक्वल होती है उसको कौन, इस सारी इक्वल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इस तरह से फिर हम उसके रिजल्ट दे देंगे। अब द टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय द स्टूडेंट्स। द टीचर क्या क्या रोल्स है टीचर के प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर? पहला, टीचर प्रॉब्लम सिचुएशन को क्रिएट करेगा। टीचर फियर फ्री एटमॉस्फेयर को बनाएगा, बच्चों को असिस्ट भी करेगा प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, स्टेट करने में, बच्चों को प्रॉब्लम को एनालाइज करने में भी हेल्प करेगा। एनकरेज द स्टूडेंट टू फॉर्मुलेट एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस, बच्चों को हाइपोथेसिस को बनाने और उसको टेस्ट करने के लिए एनकरेज करेगा। और क्रिटिकल थिंकिंग और ओपन माइंडनेस और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इन सब को बच्चों के अंदर डेवलप करने में भी हेल्प करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। मिस सुष्मिता इंग्लिश की टीचर हैं, वॉज हेल्पिंग हर स्टूडेंट्स इन क्लास 6 टू राइट एन essay ऑन द रेनी सीजन। To initiate it, she asked a simple question to the student to react. What comes to your mind when I say it is raining? कि जब मैं ये कहूँ कि बारिश हो रही है तो तुम्हारे माइंड में क्या आता है? Everyone in the class was eager to respond. सभी eagerly response करना चाहते हैं इस क्वेश्चन का। Some of the responses are as follows. उनमें से जो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया कुछ नीचे दिए गए हैं। कोई बोलता है I love to dance in the rain, कि उसे बारिश में डांस करना पसंद है। It is muddy and nasty everywhere. अगर बारिश होती है तो सारी जगह गंदगी और कीचड़ हो जाती है। Rain brings flood and misery. रेन अपने साथ क्या लेकर आती है? बाढ़ लेकर आती है। कोई कहता है ग्रीनरी लेकर आती है, कोई कहता है बीमारियाँ, मॉस्क्विटोज या सेवरल डिसीजेज लेकर आती है। तो ये जो रिस्पॉन्सेज की लिस्ट है ये नेवर एंडिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इनमें जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं हम किसी को भी इनकरेक्ट या इररिलेवेंट नहीं बोल सकते। प्रत्येक स्टेटमेंट जो रेन के बारे में है वो उस बच्चे की परसेप्शन को रिफ्लेक्ट करती है। Well, it is perception which varies from person to person. Perception of an individual can be understood from the way he she acts. जो परसेप्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिफरेंट होता है। परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी अंडरस्टैंड,
किसी भी इंडिविजुअल के परसेप्शन को हम जो उसके द्वारा एक्शन हो रहा है उसके थ्रू समझ सकते हैं। जब बारिश होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि बारिश में मतलब हमें क्या शेल्टर को ढूंढना पड़ता है, शरण लेनी पड़ते हैं, बल्कि कुछ लोग उसको इंजॉय करते हैं। तो ये जो सबके परसेप्शंस हैं ये वैरी कर रहे हैं, और जो लोगों के एक्शंस हैं उनके थ्रू हम उसके परसेप्शन को समझ पा रहे हैं। डिफरेंट पीपल परसीव डिफरेंट थिंग्स अबाउट द सेम सिचुएशन सेम है, लेकिन अलग अलग पीपल अलग अलग तरह से उस सिचुएशन को परसीव करते हैं। वी असाइन डिफरेंट मीनिंग टू वट वी परसीव, एंड वट वी परसीव इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आवर एजम्पशंस एंड आवर पर्पस। जो भी परसीव कर रहे होते हैं वो हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं उस सिचुएशन के लिए, या जो हमारी नीड्स हैं उन पर बेस्ड होता है। वी डू नॉट चेंज आवर perception until and unless we are frustrated in our attempts to do something based on them। हम उस परसेप्शन को तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक मतलब हमें जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिल रहे हैं, तो हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम अपने परसेप्शन को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम प्रयास करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए और वो सफल नहीं हो पा रहा है, तब जाकर हम उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, तब जाके हम उसको चेंज करते हैं। जो लर्निंग है वो यही बताते हैं कि जो इन एप्रोप्रिएट परसेप्शंस हैं उनको हमें चेंज करने की और रिजेक्ट करने की एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो। इन शॉर्ट, लर्निंग इज मीनिंग मेकिंग, changing old ones in favor of workable alternative meaning। when learning is meaning making, student are meaning makers। कि जो लर्निंग है उसके थ्रू हम अपने जो पुराने परसेप्शंस हैं उनको फेवरेबल वर्केबल अल्टरनेटिव मीनिंग्स में हम चेंज कर दें। मीनिंग मेकिंग के अंदर बच्चा मीनिंग मेकर होता है, मीनिंग मेकर की तरह काम करता है। अब टीचर का क्या रोल है? टू फैसिलिटेट मीनिंग मेकिंग लर्निंग, योर रोल एज अ टीचर इज एज फॉलोज। बिफोर इनिशिएटिंग एनी learning activity in the class, you should have a clear knowledge of previous experience of each student relating to this the activity। जो भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं उस एक्टिविटी के लिए बच्चे की प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, हमें उसके बारे में एक इनिशिएट लेना पड़ेगा। Besides the previous knowledge, you should have intimate knowledge of the interest, attitude और typical personality characteristics of the child। हमें उसके previous knowledge के साथ साथ उसके interest, उसके attitude, उसकी personality characteristics का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें एक congenial environment, एक अनुकूल environment तैयार करना पड़ेगा जहाँ पर सभी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ। You should record each student's perceptions on the issue on the blackboard so that all the statement are visible to all। सारे perceptions को हमें blackboard पर लिखना चाहिए ताकि वो हर बच्चे को visible हो पाए। You need to create opportunity for each student to explain her viewpoint so that in the process everyone could understand the perception of others। हमें हर बच्चे के viewpoint को लेना है ताकि बाकी बच्चे भी उसके viewpoint को समझ पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ट्रेडिशनली आवर क्लासरूम प्रैक्टिसेस आर टीचर डोमिनेटेड एंड हेंस टीचर सेंटरिंग। एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लासरूम आर डिटरमाइंड, ट्रांजेक्टेड and assessed by the teachers। The student has no say in the teaching learning process that are transacted in the classroom। ट्रेडिशनली अगर हम पहले के क्लासरूम देखें तो वो टीचर डोमिनेटेड होते थे, सारी चीज़ें टीचर डिटरमाइन करता था, टीचर ही असेस कर रहा है, टीचर चैप्टर को ट्रांजेक्ट कर रहा है, बच्चे का कोई भी रोल उसमें नहीं होता था। लेकिन आज हमने अपने अप्रोच को टीचर सेंटर्डनेस से स्टूडेंट सेंटर्डनेस की तरफ शिफ्ट कर लिया है। स्टूडेंट एंड learning are more focused, where the roles of teacher and the practices of teaching have undergone modification। अब हमने चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया है। जो स्टूडेंट एंड लर्निंग है उन पर हमने बच्चे पर और लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं हम। There is no single way of learning, therefore there are variety of teaching models to suit the desired way of learning।
कोई एक मेथड नहीं है बल्कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम डिजायर्ड वे में लर्निंग करा सकते हैं। इन दिस सेक्शन 3 अप्रोचेस ऑफ टीचिंग दैट हैव इम्पोर्टेंस इन टूडेज क्लासरूम प्रैक्टिसेस हैव बिन डिस्कस्ड। शुरू में ही 3 अप्रोच बताई हैं जिसमें से पहली है टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि हम टीचिंग के लिए क्या करें, बिहेवियर को मॉडिफाई करें। Behavior means different for different person. Some are the belief that behavior is sum of total of all the personality traits or characteristics that an individual possess, while some others believe behavior to be the observable action that an individual demonstrate. कोई कहता है behavior किसी भी इंडिविजुअल की टोटल पर्सनैलिटी है, टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी वो रखता है, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल एक्शंस है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कोई भी इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच जो है वो सेकंड बिलीफ पर बेस्ड है। जो हमारी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की अप्रोच है वो सेकंड बिलीफ पर बेस्ड है कि जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल एक्शन है, जो हम देख पा रहे हैं वही बिहेवियर है। वैन वी चेंज और मॉडिफाई द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइंग टू हेल्प चाइल्ड टू लर्न। जब हम इस बिहेवियर को, इस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से लर्निंग हो रही है। जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है वो 2 तरह का होता है, एलिसिटेड बिहेवियर और एमिटेड बिहेवियर। एलिसिटेड और एमिटेड। एलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना। When we make a child to behave in a desired way by adopting some means, we are trying to elicit or draw out behavior from the child. जब हम बच्चे के बिहेवियर को डिजायर्ड वे में, when we make a child to behave in a desired way, तो हम जैसे इसमें इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमें बच्चों को भागना सिखाना है, चलना सिखाना है, तो हम बच्चों को बोलेंगे ये लो चॉकलेट, हम उसे कुछ लालच देंगे या फिर हम उसे कोई ऑब्जेक्ट दिखाएंगे और उसको हम एनकरेज करेंगे कि वो उस डिज़ायर्ड बिहेवियर को अपने आप में लेकर आए, वो उस डिज़ायर्ड बिहेवियर को एलिसिट कर पाए, ड्रॉ कर पाए। हम कुछ मीन्स का, कुछ साधन का भी इसमें उपयोग करेंगे। On some occasions, you might have experienced that individual without any visible external cause demonstrate a particular behavior normally you had not noticed earlier in him. एलिसिट बिहेवियर में हमने बच्चे को चॉकलेट दी, तब बच्चे ने भागना शुरू किया, तब बच्चे ने अपने बिहेवियर को ड्रॉ किया। लेकिन कुछ कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा खुद से विदाउट एनी, मतलब पहले उसने नहीं करा था वैसा बिहेवियर, हमने कभी उसके अंदर वो नोटिस नहीं किया और बच्चा अचानक से कुछ अलग बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करे, तो उसको हम बोलेंगे एमिटेड बिहेवियर, जो खुद से बच्चे के अंदर निकले। एग्जाम्पल, अ लिटिल चाइल्ड हमिंग एज अननोन स्वीट टोन, कि बच्चा कोई ऐसी ट्यून गा रहा है जो उसने कभी नहीं, मतलब उसने कभी नहीं सुनी किसी से, उसके अंदर से खुद से वो ट्यून निकली। या कोई बच्चा है, कोई लड़की एक ऐसा डांस स्टेप कर रही है जो उसके डांस टीचर ने भी उसको नहीं सिखाया, जो उसने खुद से सीखा, खुद से, मतलब उसने खुद से ओरिजिनेट किया, तो इसको हम एमिटेड बिहेवियर कहते हैं। When a child is made to demonstrate these two observable behavior, elicited, emitted as normal occurring behavior, then we say that behavior modification has taken place in the child. जब ये दोनों ही बिहेवियर हम बच्चे के अंदर देखते हैं, या तो एलिसिट हो या फिर एमिटेड हो, तब हम बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुआ है। जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है वो 2 फेज़ में होता है। पहले फेज़ में क्या होगा, फर्स्ट phase is concerned with making sure that elicited or emitted behavior occur again and again as when required. Second, to continue the process modification to refine exiting and inquired behavior to acquire more and more new behaviors. पहले में बच्चा प्रोसेस ऑफ हैबिटेशन को करेगा कि वो चीज़ों को अगेन एंड अगेन, जो भी उसने बिहेवियर सीखा वो उसे दोहराएगा जब भी उसकी आवश्यकता होगी। सेकंड में बच्चा उसको मॉडिफाई करेगा, न्यू बिहेवियर सीखेगा, उसके थ्रू एक्वायर बिहेवियर को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो 2 फेज इसमें होते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो एलिसिटेड बिहेवियर पर बेस्ड होती है और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो एमिटेड बिहेवियर पर बेस्ड होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग एलिसिटेड और
ऑपरेंट कंडीशनिंग एमिटेड बिहेवियर पर।